जो मेन जो पैशन अच्छा। वो तो राइटिंग। अच्छा जी। और भोपाल के बारे में बात करें तो बशीर बद्र साहब क्योंकि भोपाल से आते हैं और भोपाल में थोड़ा सा एक उर्दू लिटरेचर की एक कल्चर भी है। एआई क्या करेगा, जो बेसिक शायरी है वहाँ से निकाल के आपको जैक एंड जिल वेंट अप द हिल तरह की पोएम तो लिख देगा, लेकिन कोई क्लासिकल पोएट्री नहीं। जिस तरीके से लिखने वालों की, पढ़ने वालों की और सुनने वालों का इंटरेस्ट और रुचि जिस तरीके से आजकल आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से जगह जगह पे ओपन माइक और जगह जगह पे के स्टोरी टेलर और बहुत से ऐसे जो कम्युनिटीज़ खुल गई हैं, उस वजह से लोगों में लिखने की, सुनने की रुचि और तेज़ होने लगी है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सांवले शब्द के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं विवेक जी। विवेक जी बहुत ही अच्छा लिखते हैं और विवेक जी बहुत ही अच्छा बोलते भी हैं। इनकी आवाज़ में बेस भी बहुत है। इस पॉडकास्ट को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा लिखने के साथ साथ इनकी आवाज़ में कितना बेस है। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर इनवाइटिंग। तो विवेक जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मैं मेनली एमपी से बिलोंग करता हूँ। भोपाल मेरा होम टाउन है। पिछले 10 साल से मैं पुणे में हूँ और लिटरेचर मेरा कह सकते हैं कि मेरे रूट्स में है। मेरे नाना जी हिंदी के कवि रहे हैं, मम्मी को लिटरेचर का शौक़ है, तो कह सकते हैं कि फैमिली की एक विरासत है जो मेरे पास आई। अच्छा। और मतलब इसलिए मैं लिटरेचर और राइटिंग में आया। बाकी बाय प्रोफेशन आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर, लेकिन वो तो खैर प्रोफेशन की बात रही। हाँ हाँ। अपना जो मेन जो पैशन है अच्छा। वो तो राइटिंग है। अच्छा जी। तो आपका क्या फोटे, क्या किस फोटे में आप लिखते हैं? मेनली मैं गज़ल सुनता था। मतलब हम लोग उस ज़माने के लोग, मतलब जब पहले आपको याद होगा जगजीत सिंह की गज़लें आती थी। इनफैक्ट मेरी शायरी की शुरुआत जगजीत सिंह की मिर्ज़ा गालिब एल्बम से हुई थी। आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। हाँ हाँ। जी, तो मैं ज़्यादातर गज़ल सुनी है मैंने और मुझे बहुत पसंद थे, सुनना बहुत पसंद था पहले। और बाद में फिर मैंने, क्योंकि हम इतना सुनते आ रहे और पसंद करते आ रहे थे, और मैंने क्लासिकल शायरी सुनी ज़्यादातर जो गज़ल ही थी जी। तो मैं गज़ल लिखता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना हो सके। बहर की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ। लेकिन गज़ल नुमा ख़याल या गज़ल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी। जैसे कि मुझे पता लगा कि आप इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं। भोपाल से। भोपाल से जी। ठीक है। तो भोपाल में इसका कितना क्रेज़ है? जी, भोपाल वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो भोपाल छोड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि क्योंकि हम लोग को धीरे धीरे अलग स्टेट्स के बारे में भी जानकारी हो रही है, तो मुझे मालूम पड़ा है कि अलग अलग शहरों में भी, जैसे हमारे पुणे में ओपन माइक्स हैं, वैसे वैसे अलग अलग शहरों में भी ओपन माइक्स हैं। और भोपाल के बारे में बात करें तो बशीर बद्र साहब क्योंकि भोपाल से आते हैं और भोपाल में थोड़ा सा एक उर्दू लिटरेचर की एक कल्चर भी है जी। वहाँ पे शायरियाँ होती हैं, वहाँ के लोग मुशायरों से वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी ज़रूर इस तरह का माहौल तैयार हो गया होगा। अभी बहुत टाइम से गया नहीं हूँ, तो मैं जाऊँगा तब ज़्यादा इस बात को कंफर्मेशन कर पाऊँगा। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि मैं भी जब दिल्ली से इधर आया तो मुझे भी ऐसी कम्युनिटी की या ऐसा कैसे से ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जहाँ जिनसे मैं कनेक्ट हो पाऊँ और जिनसे कनेक्ट होने के बाद में मतलब अपने विचार रख सकूँ या उनके विचार ले सकूँ। एक दूसरे से लोग सीखते हैं जी। और लोग चाहते हैं भी कि कोई उनको स्टेज मिले, तो मुझे भी पीओपी ने स्टेज दिया। बिल्कुल ठीक। और आप भी पहले से, मेरी आपकी मुलाकात शायद पीओपी पे ही हुई। तो पीओपी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। पोएट्स ऑफ पुणे के बारे में, जिस तरह से किसी इंसान का एक बच्चा होता है जी, उसी तरह पोएट्स ऑफ पुणे हमारी उस तरह की एक फैमिली है जी, जिसकी शुरुआत दिशा के विज़न को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पोएट्स ऑफ पुणे की स्टार्ट किया था। और पोएट्स ऑफ पुणे में हमारा जो विज़न रहा है शुरुआत से ही कि बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के लोगों को एक अच्छा सा हेल्दी एक प्लेटफॉर्म देना, जहाँ पे बिना कोई तनकीद के, बिना कोई क्रिटिसाइज़ किए, बिना कोई आपको जज किए आप अपने पोएट्री सुना सकें। बाद में जाके लोग ज़रूर आपको उस बारे में फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आप फ्री होके एंजॉय करके अपने पोएट्री पढ़ सकें और वैसे धीरे धीरे ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, ताकि आप पोएट्री की फील्ड में आगे बढ़ें और आगे बढ़े के स्टेज पे जाए। तो वो शुरुआत सबने पोएट्स पूरे से करी थी और वही सिलसिला अभी तक दिशा के साथ और बाकी आप टीम मेंबर्स के साथ में जारी है। जी। जैसे कि देखिए, अभी जैसे ओपन माइक चल रहे हैं, राइट?
बहुत से नए बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जी थोड़ा फनी क्वेश्चन है जी कि जब भी कहते हैं, वही किसी ने बोला था ना कि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी संवरेगी, ज़िंदगी संवरेगी। नहीं मिली तो जो है शायरी संवर जाएगी। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जो है ऐसा दिल टूटा है या कुछ हुआ तो आपने लिखना चालू किया? जी ज़रूर, दिल टूटने वाले सिलसिले तो होते ही हैं। हाँ। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे शायरी का शुरुआत से ही शौक़ था। अच्छा। तो दिल टूटना तो एक, अब जैसा हम स्कूल कॉलेज में ग्रोइंग अप, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप प्रोसेस। तो ज़रूर हम लोग किसी ना किसी के लिए लिखते हैं। लेकिन ये कहना कि एक किसी इंसिडेंट की वजह से या किसी चीज़ की वजह से नहीं, क्योंकि मेरे खून में पोइट्री थी, जैसे मैंने आपको बताया। जी जी। मेरे नाना जी कवि थे। घर में लिटरेचर का वो रहा है, माहौल रहा है। भगवती चरण वर्मा की किताब मैंने 5th क्लास में पढ़ी थी। अच्छा जी। अच्छा। तो मुझे शुरुआत से शौक़ था। तो ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। लेकिन हाँ, ज़िंदगी के जो अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़रूर आपके पोइट्री में झलक के आते हैं। तो इस बात से मैं एग्री करूँगा। गुड। तो चलिए ठीक है, अब कुछ अगर आपके पास कुछ है कुछ सुनाइए कुछ। जी ज़रूर। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को अपनी पोइट्री याद नहीं रहती है। नहीं कोई बात नहीं, मैं मोबाइल से पढ़ना हाँ, चाहूँगा। मैं भी अपने क्वेश्चन लिख के रखे मोबाइल में। जी जी जी। तो एक गज़ल जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ और लोगों को अच्छी भी लगती है कि पेश है कि गम के सहरा में आखिर फूल खिलाएंगे क्या। अच्छा। गम के सहरा में आखिर फूल खिलाएंगे क्या, हम नहीं रोए तो फिर ये चश्म भर पाएंगे क्या। क्या बात है। हम नहीं रोए तो फिर ये चश्म भर पाएंगे क्या, मुझको समझाने वो आए आँख में आंसू लिए। मुझको समझाने वो आए आँख में आंसू लिए, इश्क में खुद मुब्तला हैं मुझको समझाएंगे क्या। वाह वाह। इश्क में खुद मुब्तला हैं मुझको समझाएंगे क्या, सारी दुनिया सारी दौलत सारी राहत कम पड़ी, सारी दुनिया सारी दौलत सारी राहत कम पड़ी, उसकी आँखों की भला कीमत लगा पाएंगे क्या, वो सुनहरी शाम और लम्हे हमारे वस्ल के, वो सुनहरी शाम और लम्हे हमारे वस्ल के, इन हंसी बातों को हम यूं ही भुला पाएंगे क्या, इन हंसी बातों को हम यूं ही भुला पाएंगे क्या। इस गज़ल में और भी शेर है जी। तो ये कुछ मैं कोशिश करता हूँ गज़ल लिखने की, तो उसमें से कुछ शेर आपके लिए। अच्छा जी। तो देखिए, सबका एक रूटीन होता है कुछ लिखने का कि इस टाइम पे हम लिखते हैं। लेकिन बहुत मैंने पढ़ा है कि जो बहुत ही माने जाने लेखक हैं, शायर हैं या बहुत जी बेहतरीन बहुत गहरा लिखते हैं जी, वो मॉर्निंग में 3 या 4 बजे के बीच में लिखते हैं। आपका कुछ ऐसा रूटीन है कि आपकी इस टाइम में लिखते हैं या सुबह उठ के लिखते हैं या शाम को लिखते हैं या कभी भी ऐसा, क्या बताइए इसके बारे में। ज़्यादातर तो मैं भी टिपिकल शायरों के जैसे रात में ही लिखता हूँ। हाँ। और मेरा टाइम 12 बजे से लेके 2 बजे तक का ही रहता है जब मैं ज़्यादातर लिखता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे लिखें। आप यकीन माने कई बार तो शावर लेते लेते भी मैंने शेर लिखे हैं। अच्छा। चलते चलते भी शेर लिखे हैं, ट्रैवल करते करते कोई बात जब ख्याल दिमाग में आ जाती है। और मेरा तरीका ये है कि मैं वॉइस रिकॉर्डर चालू कर देता हूँ फ़ोन में और उसको वहीं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में जाकर उसको दर्ज कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा तरीका है। तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर रात के समय में ही, जैसे सभी शायरों का होता है वैसे मेरा भी ऐसे ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टेज पे चढ़े हो, सोच के बहुत कुछ जाते हो। जी जी। और कि ये बोलेंगे, ये बात करेंगे, या अगर होस्टिंग कर रहे हो या शायरी करने गए हो या प्रेजेंट करने गए हो जी, और सडनली भूल जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो, उस समय सिचुएशन आपकी कैसी होती है? एक आध बार ऐसा हुआ भी है कि मैं भूल गया हूँ। बताइए कोई इंसिडेंट ऐसा। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को, क्योंकि मैं होस्टिंग भी करता हूँ, तो कई बार मैंने नाम भूल गया उनका या फिर गलत नाम से बुला लिया। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो हम लोग बाद में जाके उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि माफ़ कीजिए आपका नाम में गड़बड़ हो गई। लेकिन ऊपर वाले की ये करम मुझ पर रहा है कि शायरी में ज़्यादातर नहीं ही भूला हूँ। मुझे कोई शेर सुनाना होता तो मुझे याद ही रहता है, लेकिन लोगों का नाम लेने में या कई बार गलत नाम से बुला लूँ, ऐसा हुआ है एक आध बार। अच्छा। तो बाद में उन लोगों से माफ़ी मांग ली जाती है। अच्छा अच्छा जी। देखिए, जो हमारा और आपका टाइम का जो पीरियड है जी, एक बीच का पीरियड है जी। हम लोगों ने दोनों टाइम देखे हैं जी, आज का टाइम और पीछे का, पहले का टाइम। जब बहुत पहले बहुत ही अच्छे अच्छे शायर होते थे जी, जो लिखते थे तो वो मतलब एक गहरी बात कहते थे। तो आप एक चीज़ बताइए कि उस टाइम की शायरी, उस टाइम की लेखन और आज की, आजकल मैं बहुत एक शब्द सुन रहा हूँ, आज की हिंदी, आजकल की हिंदी, आजकल की शायरी, इन दोनों में अंतर क्या है?
जी, पुराने ज़माने के जो, अगर आप पुराने शायरों की बात करें, मीर के बात करें या आप जिगर मुरादाबादी की बात करें, तो ज़रूर उर्दू के कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। जी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शायरी है। जी। आज भी हम 400 साल 500 साल पहले मीर के लिखे शेर सुनते हैं। जी। कुछ एक शब्द होते हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे, जो आजकल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन शायरी का जो बेसिक एसेंस है वो वही रहता है। बात दिल तक पहुंचनी चाहिए, बात गहरी होनी चाहिए, और गज़ल के कुछ मीटर वगैरह जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो भी फॉलो होने चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। शायरी क्लासिकल फॉर्म है। हाँ, ज़माने के हिसाब से कुछ इंग्लिश के शब्द या कुछ नॉर्मल जो अब हमारे डे टू डे बातचीत की कुछ लफ्ज़ होते हैं, वो शायरी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो दैट इज़ ओके। बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह की महफिल में परफॉर्म कर रहे हैं, किसके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी अलाउड है, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल शायरी में आपको लैंग्वेज और लफ्ज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सही बात, ये तो मैं भी मानता हूँ। लोगों का मानना ये है, मेरा भी कहीं हद तक मानना ये है जी। कि अगर आप दुख में हैं या दर्द में हैं, ठीक, और आप लिखते हैं, तो आप गहरी बात लिख जाते हैं। जी। और वो लोगों के दिल, क्योंकि आजकल लोग बहुत से लोग जो सैड हैं, सब में अकेलापन है। जी। कोई ना किसी को ढूंढ रहा है। जी। ठीक? जी। इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये बात बिल्कुल सही है। जब सैडनेस में जब आप लिखते हो ना, वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि जो गहराई से बात निकलती है, सैडनेस में आदमी गहराई में होता है, आपका दिल ऑलरेडी डूबा हुआ होता है, और वो जो डूबी हुई स्टेट से जो बात निकलती है, वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। जी। तो ये एक सैड फैक्ट है, बट दैट इज़ ट्रू। सैडनेस के टाइम पे आपके जो बेस्ट पीसेस हैं, जो बेस्ट पोइट्री है, जी। वो सैडनेस में निकलती है। और बाद में जब आप खुश होते हैं, तो कई बार कोशिश करने के बाद भी उस तरह के शायरी नहीं लिख पाते हैं जो आपने सैडनेस में लिखी थी। तो ये जो क्लीशे है, ये सही है एक तरह से। सैडनेस में अच्छी पोइट्री लिखी जाती है। आपने कोई ऐसी कोई लिखी है, कोई दुख भरी दास्तान कोई है आपकी ऐसी? जी, मैंने दुख भरी दास्तान तो नहीं कह सकते, कुछ पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं, वो जब आपको याद आती हैं, जैसे कोई एक सैड किस्सा है जो आपको आंखों में आंसू ला देता है, जी। उसको याद करके जब आप पोइट्री लिखते हो, तो वो ऐसे शेर होता है जिसके लिए आपको दाद भी मिलती है और वो बात सुनने वाले के दिल तक पहुंचती भी है। अच्छा। तो वो होता है, मैं ऐसा करता हूँ कि लाइफ में जो भी चीज़ें नहीं हैं इससे पहले, या जो हो रही हैं, उनमें से कुछ ऐसे सिचुएशंस थे, उनको याद करके जब लिख लेता हूँ, तो वो बात दिल तक पहुँच जाती है। तो ये ज़रूर मैं करता हूँ पोइट्री में। अच्छा। कोई ऐसा गुरु जिसको आपने मन ही मन मान लिया हो कि मेरे गुरु हैं, और या कोई है ऐसे कोई? जी, मैं क्लासिकल उस्ताद शायरों को मानता हूँ ज़्यादातर। जैसे आप बताइए। तो मैं तकी मीर को ज़्यादा सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। मिर्ज़ा गालिब, जिगर मुरादाबादी, मोमिन खान मोमिन, यही उस्ताद शायर हैं। इनमें से किसी का शेर कुछ अगर? मिर्ज़ा गालिब की शायरी से मेरी शुरुआत हुई थी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अरे वाह वाह। तो शुरुआत में जब सुना था मैंने, तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब गालिब की शायरी को मैंने डिस्कवर करना शुरू किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि इस आदमी ने कितना डीप लिखा है, और उसने ज़िंदगी के हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। जी। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, जी जी, तो वो आप गालिब की शायरी में जाइए, आपको हर बात के लिए एक सिचुएशन मिलेगा, हर एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस तरह के शायर थे गालिब। और मीर जो थे, कहते हैं कि सैडनेस और रोने के शायर थे। कुछ हद तक ये बात सही भी है। मीर ने जो उदासी के जो शेर लिखे हैं, वो उस तरह के हैं कि आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे कि मीर की उदासी किस तरह की रही थी, और आप खुद उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे मीर थे। तो उन शायरों का डेफिनेटली मेरे ऊपर असर रहा है, और मैं हमेशा जब मैं अटक जाता हूँ और जब मैं राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो मैं इसी क्लासिकल शायरी के पास वापस आता हूँ हमेशा। अच्छा जी। आपको लगता है कि ये आजकल की जो कविताएं हैं, आजकल का जो लेखन है, जी, कुछ हमारे समाज को कोई संदेश देती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने जो लेखन होते थे, जी, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता था। ठीक, आप बहुत अगर लिटरेचर आपने सुना है या पढ़ा है या किसी को पढ़ते हैं, जी, तो उसमें
एक संदेश होता था, एक मैसेज होता था, जी और आजकल का जो लेखन है जी उसमें कुछ मैसेज होता है। जी। आजकल के भी कुछ ऐसे, जैसे हम लोग ओपन माइक्स में परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग में वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि वो अभी उस आर्ट फॉर्म में इतने परफेक्ट नहीं हुए, राइटिंग में इतना परफेक्शन नहीं आया है, तो सब्जेक्ट तो अच्छा रहता है, लेकिन उसको सही ढांचे में ढालना वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि आज भी बहुत सारे पोएट्स ऐसे हैं, जैसे जो वुमेन्स एम्पावरमेंट या और जो सोसाइटी में इशू हैं उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन वो उसको एक अच्छे ढंग से फिल्टर करने की, एक पॉलिश करने की एक ज़रूरत है, जो कोशिश हम लोग करते हैं बीइंग अ सीनियर पोएट। हम लोग पोएट्स ऑफ पुणे में भी ये लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ये बोलें कि आपने ये सब्जेक्ट तो अच्छा लिखा, लेकिन इसको और पॉलिश कर लीजिए तो और अच्छा आएगा। तो हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसे ही लोग होते हैं जो दिल टूटने के ऊपर लिखते हैं। तो उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि आप उस आदमी पर ना लिखें, आप उस सिचुएशन पे लिखें। अच्छा। क्योंकि आदमी पे लिखना एक अलग चीज़ होती है, आपने किसी को ब्लेम कर दिया, लेकिन आप सिचुएशन पे लिखेंगे तो वो पोइट्री ऐसी है जो आज भी आप सुना सकते हैं और 5 साल बाद भी आपको सुनाने में अजीब नहीं लगेगा। जी जी। अच्छा, इसको थोड़ा और इलेबरेट करते हैं। जी। अगर कोई कविता लिखना चाहता है या कोई लेखन करना चाहता है, जी, कुछ भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, कविता भी हो सकती है, शायरी भी हो सकती है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें? जी, जब आप कविता लिख रहे हैं, सबसे पहले तो जो लफ्ज़ हैं, जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर उम्र के लोगों को सुनने में अजीब ना लगे, आपके पेरेंट्स भी सुन सकें, उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा, लैंग्वेज की जो सैंटिटी है, जो शुद्धता है, वो होना चाहिए। आप जो लफ्ज़ लिख रहे हैं, अगर आपको पूरी तरह से पता नहीं है, तो आप लिखने के बाद एक उस्ताद शायर या किसी अपने बड़े को जिसको आप मानते हैं, उसको आप भेजें ताकि वो उसको एडिट करेगा, जिसको हम उर्दू शायरी में इस्लाह कहते हैं, तो वो करेक्ट करके फिर वो सही तरीके से आगे आती है। दूसरा क्या है, अगर आप मीटर में लिख सकें, शायरी का जो एक बेसिक जो फ्रेमवर्क होता है उसको फॉलो कर सकें तो अच्छा है, बाकी नहीं कर सकते तो कोशिश करें और बाद में एक अच्छा गुरु और उस्ताद बना लें, वो ज़रूर आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। तो ये बेसिक 3-4 बातें होती हैं जिसको ज़रूरी है आप जब शायरी लिखते हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, उसका परफॉर्म करने का तरीका, कैसे आपको खड़े होना है, किस तरह से आपको अपने वॉइस में एक बेस होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपकी पोएट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाए, तो फिर उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो इन बातों का ध्यान एक यंग पोएट को रखना चाहिए। अच्छा, मुझे भी एक कन्फ्यूज़न है विवेक जी, कि जब भी मैं लिखने बैठता हूँ, मोस्टली मैं मतलब 5 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि 5 शेर, मतलब 2 लाइनों को मिलकर एक शेर बोलते हैं, तो मैं 5 लिखता हूँ जी। क्या इसका कुछ वो रूल होता है कि इतना होना जरूरी है, ऐसा कुछ होता है क्या? जितना मैंने सुना है लोगों से कि एक गज़ल में तकरीबन 6 शेर होने चाहिए। अच्छा। ये 8 शेर भी ठीक है, लेकिन उसमें भर्ती के शेर नहीं होने चाहिए। भर्ती के शेर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको 6 शेर लिखने हैं, इसलिए आपने उसमें ज़बरदस्ती कुछ शब्द जोड़ के शेर बना दिया। वैसा ना करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको 5 शेर पे मुकम्मल कर दीजिए, लेकिन गज़ल में 6 शेर तो मिनिमम होने चाहिए। आप कोशिश करें कि जो आप रदीफ़ काफ़िया उठा रहे हैं वो इस तरह का हो कि आप तकरीबन 6 शेर तो लिख पाएँ या एटलीस्ट 5 शेर लिख पाएँ। अच्छा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। थोड़ा भी जैसे रूल की बात हो रही है, अपना ओपन माइक है, हम लोग दोनों लोग पीओपी से जुड़े हुए हैं जी। मोस्टली अपने ग्रुप में मतलब बच्चे भी आते हैं और सीनियर्स भी आते हैं, मोस्ट सीनियर्स भी आते हैं जी। ठीक है। एक जो पढ़ने वाला है, जो काफ़ी सालों से पढ़ रहा है, खैर मुझे तो पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो सुन रहे हैं हम लोगों को, उनको पता चले। शुरुआत में एक मतला और एक शेर कहते हैं जी, इसका क्या मतलब होता है? मतला जो होता है गज़ल का पहला शेर होता है, उसको मतला कहते हैं। शेर जो होता है वो कपलेट होता है। गज़ल में कई बहुत सारे कपलेट्स होते हैं, पहले से लेकर आखिरी शेर तक अलग अलग कपलेट्स होते हैं। तो मतला और शेर कहने का मतलब ये है कि आप पूरी गज़ल नहीं सुनाना चाहते, आप मतला यानी पहला शेर और उसके एक शेर जो आपको पसंद हो वो सुना रहे हैं, ताकि क्रिस्प बात हो सके। और उस पर फ़ायदा ये रहता है कि मान लीजिए आपने 2, 3, 4 गज़लें लिखी हैं, उनमें कुछ एक शेर अच्छे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप कोशिश करें
कि मतला और एक शेर बोल के उन 4 गज़लों में से मेन जो अच्छे अच्छे शेर हैं वो मतला और एक शेर बोल के प्रेजेंट कर सके। यहाँ पे ये ज़रूरी है, मतला होना ज़रूरी है ताकि वो फॉर्म मेंटेन रहे। तो कोशिश करें कि मतला जो फर्स्ट शेर है वो भी उतना ही इम्पैक्टफुल हो जितना कि दूसरा शेर। जी। वो सिर्फ भर्ती का शेर, जैसे मैंने बोला कि शुरुआत करने के लिए जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले शेर से ही बात बने, वो कोशिश करना चाहिए। तो मतला और एक शेर ये होता है। चलिए, अब बात हुई मतलब शेर की, तो मुझे एक याद है, आपने आपका एक बहुत ही फेवरेट शायद मैंने एक गज़ल सुनी थी जी जी, जो शायद आपने इंस्टाग्राम पे जो है शेयर करी थी जी। कुछ अगर उसके कुछ शब्द आप सुनाएं, याद है आपको? जी मुझे याद नहीं आ रहा तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। है। ज़रूर ज़रूर, मैं अपना पसंदीदा कुछ शेर पढ़ देता हूँ। कुछ इंस्पिरेशनल कि समंदरों में रहो तुम ना किनारों में रहो। क्या बात है। समंदरों में रहो तुम ना किनारों में रहो, ये मशवरा है कि तूफ़ानी जहाज़ों में रहो। क्या बात है। ये मशवरा है कि तूफ़ानी जहाज़ों में रहो, छपा जो नोट पे चेहरा तो हुआ क्या हासिल। छपा जो नोट पे चेहरा तो हुआ क्या हासिल, इससे बेहतर है कि बच्चों की किताबों में रहो। वाह वाह। इससे बेहतर है कि बच्चों की किताबों में रहो और किसी अमीर के खर्चे में ना मिलेगा सबाब। किसी अमीर के खर्चे में ना मिलेगा सबाब, सबसे बेहतर है कि गरीबों के गुजारों में रहो। सबसे बेहतर है कि गरीबों के गुजारों में रहो, और अगर ये देखना है मुफलिसी भी क्या है भला, अगर ये देखना है मुफलिसी भी क्या है भला, कभी राशन की दुकान आके कतारों में रहो। क्या बात। कभी राशन की दुकान आके कतारों में रहो। वाह। तो कोशिश करी थी मैंने कुछ इंस्पिरेशन लिखने की, तो उसमें से एक चंद एक शेर थी। अच्छा जी। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि जब भी मैं लिखता था, अभी खैर मेरे बड़े भाई भी ना ये लेखन प्रक्रिया में ही रहे हुए हैं। जी। एक अखबार में वो पहले एडिटर थे, उनके फ्रेंड वगैरह भी अभी भी एडिटर हैं। जी। तो जब भी मैं कुछ लिखता था उनको बताता था कि जी। ये मैंने लिखा है। जी। तो बहुत करेक्शन मिलते थे। जी। ये सही करो, ये ठीक नहीं जी। है, जी। ये फ्लोट सही नहीं जा रहा है, ये हुक अच्छा नहीं हो जी। रहा है। जी। तो आपने जैसे बताया आपकी फैमिली में बहुत से लोग लिखने वाले हैं, आंटी लिखने वाले हैं, या फादर या आपके दादाजी। जी जी। तो आपने कभी ऐसा किया कि आपने कुछ लिखा और करेक्शन कराया? मैं करता हूँ। मैं पहले गज़ल अपनी मम्मी को सुनाता हूँ। अच्छा। और मम्मी बता देती हैं कि ये हल्का शेर है। हाँ। या ये, क्योंकि कई बार ओपन माइक्स में जाके आपको दाद मिलती है। हाँ। तब आप ये नहीं सोच पाते कि ये शेर हल्का शेर है, हल्का शेर, या ये ऐसी बात नहीं है जो आप बड़ी महफिल में सुना सकें। तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर सुना देता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जो फैमिली जो आपको क्रिटिसिज्म करती है, सही बात है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, सही बात, जो वो फैमिली ही कर पाती है। तो फैमिली को सुनाना चाहिए। और मैं लकी हूँ कि मेरी मम्मी को लिटरेचर का उनको शऊर है। तो मुझे बता देती हैं कि ये शेर थोड़ा हल्का था, ये शेर ठीक नहीं था, ये लफ्ज़ गड़बड़ है, इसको चेंज कर दो। तो मैं उन्हें सुना दिया करता हूँ, वो मुझे बता दिया करती हैं। वाह जी। अब आते हैं थोड़ा सा पीओपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी। क्योंकि ये जो वीडियो पहुंचेगी, जो नए बच्चे हैं सुनेंगे हमारे, बिल्कुल पूरे मतलब जहां तक ये पहुंच सकती है। जी। और मैं रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, या कुछ भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों से रिलेटेड मैं पूछूंगा कि अगर कोई बच्चा शुरुआत करना चाहता है, इंटरेस्ट है उसका लिखने में, जी, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखे वो? जी, शुरुआत करने का तो बहुत आसान तरीका है। आप अपना एक पसंदीदा शायर चुन लीजिए जी। आप उनको स्टडी कीजिए। हाँ। कई लोग जॉन एलिया को पढ़ते हैं, जॉन एलिया को पढ़िए। आप मिर्ज़ा गालिब को पढ़िए। क्योंकि क्या है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको शेक्सपियर पढ़ना ज़रूरी है। हाँ। उसी तरह उर्दू शायरी में मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर को पढ़ना ज़रूरी है। हाँ। अगर आप वहाँ पढ़ लेंगे, हाँ। तो आप यकीन मानिए फिर आप कभी गलत नहीं जाएंगे। अगर आप गलत लिखेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं गलत लिख रहा हूँ, या मैं हल्का लिख रहा हूँ, या ये बात उतनी गहरी हो नहीं रही है। तो ये उस्ताद शायर, जैसे हम उर्दू शायरी में कहते हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज का ध्यान रखें। कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो जो कि उर्दू अदब, या जो हम कह सकते हैं आपके किसी बड़े के सामने सुनाने में आपको कुछ शर्म महसूस हो, इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए। और बाकी आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रफ़ लिखें, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, स्टार्टिंग में आप ओपन माइक जा रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा,
तो आप उससे डिसअपॉइंट मत हो। स्टार्टिंग में शायद हमें भी कुछ ओपन माइक्स में कुछ जगहों पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट उसका मतलब ये नहीं है पहले ही बॉल में तो आप सिक्सर नहीं मार दोगे। सही बात। तो आप लिखते रहें, आप उसको छोड़े नहीं। अगर आप क्लासिकल पोएट्स को पढ़ते रहेंगे और अगर आप लकी होगा आपको एक गुरु भी होगा, आप गुरु एक ढूंढ लें या बना लें तो वो आपको गाइड करता रहेगा, लेकिन आप रिस्पॉन्स के चक्कर पे ना रहें। सही बात। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि रिस्पॉन्स की वजह ना मिलने की वजह से वो लिखना छोड़ देते हैं। हाँ, मैंने भी ये देखा कि बहुत सारे, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि पीओपी के प्लेटफॉर्म पे बहुत से बच्चे आते हैं और पहली बार परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट टाइम से दिखते नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि जो ये लिखने की प्रक्रिया है इसमें धीरे धीरे ही आदमी बढ़ता है। जी। अगर आप कोई भी लेखन हो, अलग अलग लेखन का माध्यम हो सकता है, तो आप बढ़ते रहिए और ओपन माइक जो है करते रहिए। करने से क्या होता है कि आप एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी बोलने का जो है प्रक्रिया एक सही अच्छी होगी, आपका बेस अच्छा होगा, तो ये जरूर करते रहिए। बिल्कुल। अब पीओपी की बात करते हैं। पिछले पॉडकास्ट में जो है दिशा जी से मुलाकात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये पीओपी को लेकर के ये कहा था कि पीओपी जो है लैंग्वेज बेस्ड भी काम करने वाला है, राइट। उसके अलावा दूसरे प्लेसेस पे भी शोज ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसके बारे में अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो पोएट्स ऑफ पुणे में हमारा एम लिटरेचर को प्रमोट करना है। हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे लिमिटेड नहीं रहना चाहते। हमारा एम है बी इट इंग्लिश पोएट्री, उर्दू शायरी, मराठी पोएट्री, हिंदी पोएट्री, हम सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर कोई रीजनल पोएट्री भी है तो उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लोगों को एक फील्डलेस प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप ओपन माइक ख़त्म हो जाएगा तब अगर आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फीडबैक देंगे कि आप पोएट्री को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा क्या है, लोगों को स्टेज से वाकिफ़ कराना, स्टेज में परफॉर्म करने क्या चीज़ होती है, ताकि आप आगे के जर्नी के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। तो ये भी हमारा पोएट्स ऑफ पुणे का एक एम है। और जैसे आपने बताया अलग शहरों में जाना, क्योंकि हमारा पोएट्स ऑफ पुणे का एम पुणे को पोएट्री सेंटर बनाना है, जो कि काफ़ी हद तक हो भी गया है। अब हम उसी चीज़ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि हम अन्य शहरों में जाके जो वहाँ के जो अच्छे राइटर्स हैं उनको भी स्टेज दे सकें, क्योंकि वहाँ पे भी शायद इस तरह के एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे बिना जजमेंट दिए, बिना क्रिटिसाइज़ किए लोगों को इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो फ्रीली पोएट्री पढ़ सकें और एक अच्छा टाइम उनको मिले। तो वो भी हमारी कोशिश है। हम अलग अलग शहरों में जाके डेफिनेटली अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि हम लोग ज़रूर ओपन माइक्स करेंगे। तो विवेक जी, मेरा अभी अगला क्वेश्चन ये कि अब ये डिजिटल का टाइम है, एवरीथिंग इज डिजिटल एंड एआई। करेक्ट, ठीक, करेक्ट। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि एआई जो है अभी राइटर की भी जगह ले लेगा, और वाकई में चैट जीपीटी देखो तो लोग यूज़ करते हैं। जी। कितना इम्पैक्ट करेगा ये? जी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप फॉर द टाइम बिंग कर सकते हैं, लेकिन जो राइटिंग में जो डेप्थ है अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो पाई है कि वो डेप्थ आ सके। जो डेप्थ होती है वो इंसान के एक्सपीरियंसेस से आती है। अब इमोशन की बात करें, इमोशन जो आप क्लासिकल पोएट्री पढ़ते हो उससे आती है। एआई क्या करेगा, जो बेसिक शायरी है वहाँ से निकाल के आपको जैक एंड जिल वेंट अप द हिल तरह की पोएम तो लिख देगा, लेकिन कोई क्लासिकल पोएट्री नहीं लिख पाएगा। आजकल के बच्चे कैसे समझेंगे? उनको तो इतना बड़ा रेफरेंस मिल जाएगा काम करने के लिए कि थोड़ा बड़ा कर दिया उसको। फिर जी, मैं वही बोलूँगा, ये शॉर्टकट जो होते हैं वो आपको कहीं लाइफ में नहीं लेके जाते। आप शॉर्टकट यूज़ करके, एआई यूज़ करके, आप चैट जीपीटी यूज़ करके पोएट्री लिख सकते हो, लेकिन बाद में बात वही हो जाती है। आप जब ओपन माइक्स में जाओगे और वहाँ आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता लाइफ में। अगर आपको कुछ भी पाना है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फील्ड हो या पोएट्री फील्ड हो, तो आपको मश्क या मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट है एआई यूज़ करना, और कहीं ना कहीं आप एआई यूज़ करोगे, आपकी वो पोएट्री वहाँ बन गई, किसी और बंदे ने वही एआई यूज़ किया तो आप पे प्लेजरिज्म का आरोप भी लग सकता है, जो शायर के लिए बहुत ही गलत इल्ज़ाम हो जाएगा। तो उससे बचें, उसका इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें आपके मन में जो बात है आप लिखें,
भले ही वो रफ हो, बाद में जाके उसको सुधारा जा सकता सुधारा है। जा सकता है, सही बात। आपके उस्ताद आपको हेल्प करेंगे वो करने में, लेकिन एआई का इस्तेमाल ना करें। मैं एडवाइस यही करूँगा। ओके, यंग बच्चे जो लिख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कहा था मैंने, कि आप लिखना ना छोड़ें, आप रिस्पॉन्स की परवाह ना करें। आप जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनको लिखते रहें, वो टेम्पलेट को फॉलो करते रहें, और जैसे आप उसको फॉलो करते रहेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले ही ओपन माइक में आपको रिस्पॉन्स मिल जाए तो वो शायद ना हो। आप लिखते रहें, आप उस क्राफ्ट पे काम करते रहें। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एक अच्छा गुरु बना लीजिए जो आपको डेफिनेटली गाइड करेगा और आपकी शायरी को और पॉलिश करेगा। अच्छा अच्छा, आप ये ना सोचें कि मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान को एक गुरु की ज़रूरत होती ही है। वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको शायरी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, समझ हो, आप उसको अपनी शायरी दिखाएं और जो कहे उसको आप लें, उसको उस फीडबैक को एक्सेप्ट करें, अपनी शायरी को एडिट करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी शायरी में निखार आना शुरू हो जाएगा। जी जी। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि रेफरेंस वर्क, राइट, या लिटरेचर की बात करते हैं, तो ये जो शायर हैं जो कहानियाँ लिखना चाहते हैं उनके लिए कुछ आप बता दीजिए, किन किन को आप रिकमेंड करें? जी, और शायरी की बात की जाए तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि उस्ताद शायर जैसे कि मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, जिगर मुरादाबादी, मोमिन खान मोमिन, इनको आप पढ़ें। अगर मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग में मुश्किल होगी क्योंकि उर्दू के अल्फाज होते हैं, इनफैक्ट मिर्ज़ा गालिब की शायरी में तो कुछ फ़ारसी के अल्फाज भी हैं। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जिनमें इनकी शायरी के साथ में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। तो आप उसको पढ़ें। उससे क्या होगा, ना केवल आपको पोएट्री समझ में आएगी बल्कि आपको नए नए वर्ड्स भी मिल जाएंगे। इन शायरों को पढ़ते हुए आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा जो आप फॉलो कर सकते हैं, और उसको यूज़ करते हुए अगर आप शायरी लिखेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हाँ जी, तो वो शायरी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी और वो लोगों के दिल तक पहुँचेगी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। और अगर स्टोरी टेलर्स की बात की जाए राइटिंग के हिसाब से, तो डेफिनेटली हमारे हिंदी के क्लासिक प्रेमचंद, शरद चंद्र, उनको पढ़ें। शरद चंद्र जी के बारे में कहना चाहूँगा कि आज से 100 साल पहले उन्होंने जो बातें कही थी सोशल इश्यूज़, वुमेन इश्यूज़ को लेके, आप उसको पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो आजकल की बात है, ये बातें तो आज भी रेलेवेंट है। तो आप उनको पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लिटरेचर मिलेगा, बहुत अच्छे वर्ड्स आपको, अगर आप नहीं भी लिखते तो आपको इवन पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। और नए राइटर्स में कहा जाए तो मानव कौल जी, तो उनकी राइटिंग ऐसी है, जैसे आप भी मानव कौल को पढ़ते हैं जी, उनकी राइटिंग ऐसी है जैसे हम आपस में बात करते हैं। तो आप एक बार शब्द स्टार्ट करेंगे तो आपसे रुका नहीं जाएगा। जी जी, आपको मन करेगा कि आप पूरी किताब पढ़ते हैं। हाँ जी। तो ये भी एक राइटर है जिनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी यू शुड ऑलवेज कम बैक टू द लिटरेचर, जो ओरिजिनल शायर रहे हैं हमारे क्लासिकल राइटर्स। जी, तो विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे सारे जितने भी सवाल थे, जितने भी डाउट्स थे, और इन लोगों के बिहाफ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, सबका आपने बखूबी से जो है आंसर दिया, जवाब दिया। हम और भी मिलते रहेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अगर आप पुणे में रहते हैं, पुणे के आसपास रहते हैं, और आप राइटर हैं, लेखक हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो और इस मंच पे आना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप पीओपी के इंस्टाग्राम पेज पे या सामले शब के पेज पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में एक नए पोएट के साथ, नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।